हेलो।
गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रेयर स्टार्ट करें अभी। हाँ भी लास्ट क्लास में अम्लीय सांद्रता की तुलना एसिडिक स्ट्रेंथ उसका एक क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने। ठीक है, और देखो क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि पहले आपको जो भी कंपाउंड दिए जाएं उनके कॉन्जुगेट बेस आपको बनाना है। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाएंगे? H प्लस को हटा करके। ठीक है, H प्लस हटा करके जो कॉन्जुगेट बेस आप बनाएंगे वो आपको मिलेंगे ऋणायन अनायन। उनका फिर आपको स्थायित्व का क्रम निकालना है। और क्योंकि वो ऋणायन है, जो कॉन्जुगेट बेस है वो ऋणायन है, तो उनके स्थायित्व का क्रम निकालने का वही तरीका होगा जो हमने एप्लीकेशन नंबर 2 में डिस्कस किया था। क्योंकि एप्लीकेशन नंबर 2 में हमने ऋणायन के स्थायित्व का क्रम कैसे निकालते हैं वही डिस्कस किया। उसमें कैसे देखते थे हम, क्या देखते थे? ऋणायन के स्थायित्व का क्रम कैसे निकालते हैं? सही, सबसे पहले देखते हैं चार्ज ऑन एटम। मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो सेम एटम पर है या अलग अलग एटम पर है? अगर अलग अलग पर हुआ तो फिर दो फैक्टर है, या तो ईएन या फिर साइज। वो किस पे डिपेंड करेगा? अगर आवर्त में है तो ईएन, और अगर ग्रुप में है तो साइज। और अगर चार्ज मान लो सेम एटम्स पर है फिर हम आई इफेक्ट देखते हैं। और आई इफेक्ट में कौन सा इफेक्ट अच्छा होगा? माइनस आई। ऋणायन के लिए माइनस आई अच्छा और प्लस आई खराब। इस तरह से कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व का क्रम निकालते हैं। और जो कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व का क्रम होगा वही उनके अम्लों की अम्लीय सामर्थ्यता का क्रम होगा। क्योंकि अम्लीय सामर्थ्यता और कॉन्जुगेट बेस का स्थायित्व डायरेक्ट रिलेशन होता है, समानुपाती होते हैं। तो जो क्रम कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व का आएगा वही क्रम उनके अम्लों की अम्लीय सामर्थ्यता का आएगा। तो ये कंसेप्ट हुआ। देखो अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं। देखो, क्योंकि आप पहले कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, फिर उनके स्थायित्व की तुलना करोगे, फिर ऑर्डर निकालोगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो इसको शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं उसका समझे आप इसको। एक बात बताएं, कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद में आप सबसे पहले क्या देखते हो? एक कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद में आप स्थायित्व का क्रम निकालते हैं ना, उसमें क्या देखते हो? चार्ज ऑन एटम देखते हो। अब एक बात सोचिए, अगर आप चार्ज ऑन एटम देखते हो मतलब आप ये देखते हो कि कौन से एटम पर वो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो फिर आप सोचकर देखो, अगर हमने चार्ज ऑन एटम देखा मतलब इनडायरेक्टली हमने ये देखा कि H प्लस कहां से निकला है। क्योंकि अब सोचिए, जहां से H प्लस निकला होगा वहीं तो चार्ज आएगा ना। जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया उसमें अगर आप देखोगे तो फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आया। अब अगर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आया इसका मतलब अंडरस्टूड है ना कि H प्लस कहां से निकला? नाइट्रोजन से निकला। सेकंड और थर्ड में नेगेटिव चार्ज कहां पर आया? ऑक्सीजन पर, मतलब H प्लस ऑक्सीजन से निकला। और फोर्थ में नेगेटिव चार्ज आया सल्फर पर, मतलब H प्लस कहां से अलग हुआ है? सल्फर से। तो इसका मतलब मैं कॉन्जुगेट बेस बनाने की जगह जो कंपाउंड मुझे दिए जा रहे हैं मैं डायरेक्ट उन्हीं में ये देख लूं कि H प्लस कहां से निकल रहा है। जैसे फर्स्ट में नाइट्रोजन से निकल रहा है, सेकंड और थर्ड में ऑक्सीजन से निकल रहा है, और फोर्थ में सल्फर से। ये मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब आप ध्यान देना, अगर H प्लस अलग अलग परमाणु से निकल रहा है, जैसे फर्स्ट और सेकंड में आप कह सकते हैं H प्लस अलग अलग परमाणु से निकल रहा है, फर्स्ट में नाइट्रोजन से और सेकंड में ऑक्सीजन से। थर्ड एंड फोर्थ में भी आप कह सकते हैं H प्लस अलग अलग एटम से निकल रहा है, क्योंकि थर्ड में ऑक्सीजन से और फोर्थ में सल्फर से। ध्यान देना, अगर H प्लस अलग अलग एटम से निकल रहा है और ऐसे में अगर आपको उनके अम्लीय सामर्थ्यता की तुलना करनी है तो वो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और ये आप जानते हैं कैसे। आप देखो, आप ध्यान देना, अगर हम बात करें H प्लस अगर अलग अलग परमाणु से निकल रहा है तो वहां पर तुलना आप कर सकते हैं आवर्त सारणी के आधार पर। इसमें फिर हम तुलना करेंगे डायरेक्ट आवर्त
सारणी के आधार पर, क्योंकि देखो ये आपने पढ़ा होगा, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इस तरह से पढ़ाया जाता है कि यदि हाइड्रोजन कार्बन से अलग हो, मतलब H+ अगर कार्बन से निकले, सेकेंड कंपाउंड में H+ अगर नाइट्रोजन से निकले, थर्ड में अगर ऑक्सीजन से निकले, और फोर्थ में अगर H+ सल्फर से निकले, तो आपने पढ़ा होगा आवर्त में En बढ़ने पर अम्लीय सामर्थ्यता मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। पढ़ा है ऐसा? ये तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर मैं बात करूं आवर्त में, तो देखो कार्बन नाइट्रोजन, सॉरी फ्लोरीन आएगा यहां पर, प्रिंटिंग है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा ईएन किसकी है? फ्लोरीन की। और सबसे ज्यादा ईएन अगर फ्लोरीन की है, तो आप सोचिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा हाइड्रोजन से, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब इस बॉन्ड में आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा ध्रुवता होगी, तो ये सबसे ज्यादा ध्रुवीय बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बॉन्ड में ज्यादा ध्रुवता आएगी, मतलब H पर पॉजिटिव चार्ज इस पर सबसे ज्यादा होगा, और जिस पर H+ पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा वही सबसे पहले H+ के फॉर्म में निकलेगा। मतलब ये हाइड्रोजन सबसे ज्यादा अम्लीय है, क्योंकि ये जिस परमाणु से जुड़ा है इन चारों में उसकी विद्युतीनता सबसे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ उससे जुड़ने वाले हाइड्रोजन का H+ के फॉर्म में निकलने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब अम्लीय सामर्थ्यता बढ़ेगी। तो ये डायरेक्ट ही हमें पता है, इसके लिए कॉन्जुगेट बेस बनाने की आवश्यकता नहीं है। और देखो इसी तरह से अगर मैं ग्रुप में बात करूं, ग्रुप में अगर बात की जाए कि हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा हो, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से जुड़ा हो, तो डाउन द ग्रुप इसमें तुलना का आधार क्या होता है? यस, यहां पर तुलना का आधार होता है साइज। अब आप ध्यान देना, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब जिससे हाइड्रोजन निकल रहा है, उन परमाणुओं को अगर आप चेक करें तो वो सब अलग अलग है और उनमें साइज में अंतर आ रहा है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगी, पूरा एक कोश बढ़ जाएगा ना, पूरा एक शेल बढ़ जाएगा, तो डाउन द ग्रुप आप कह सकते हैं साइज इंक्रीज हो रही है। अब आप ध्यान देना, साइज अगर इंक्रीज होगी तो आप बताएं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, मतलब इन चारों में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी HI की, क्योंकि साइज बढ़ेगी तो ओवरलैपिंग वीक हो जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। और HI बॉन्ड लेंथ अगर सबसे ज्यादा है, मतलब डाउन द ग्रुप अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो बता सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध सामर्थ्यता कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी वो बॉन्ड उतना वीक होगा, वीक होगा मतलब सबसे आसानी से ब्रेक होगा। तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, मतलब इस बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा है, तो ये बॉन्ड सबसे वीक होगा। और आप सोचिए जो बॉन्ड सबसे वीक होगा उसी से पहले H+ निकलेगा, और जिससे पहले H+ निकलेगा वो सबसे ज्यादा अम्लीय है, मतलब सबसे पहले H+ कहां से निकलेगा? HI से, मतलब डाउन द ग्रुप आप कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो एक अच्छी बात आप देखो, अम्लीय सामर्थ्यता की अगर बात की जाए तो आवर्त में चाहे आप लेफ्ट से राइट मूव करें या ग्रुप में अगर आप टॉप टू डाउन मूव करें, दोनों में आप देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेम आ रहा है, मतलब ट्रेंड सेम आ रहा है, दोनों में इंक्रीज हो रही है। क्या क्लियर हो रही बात है? बस तुलना का आधार अलग अलग है। आवर्त में हम तुलना का आधार लेते हैं EN, लेकिन डाउन द ग्रुप अगर बात की जाए तो तुलना का आधार है साइज। तो ये जब हमें डायरेक्ट पता है तो फिर इसके लिए फिर आपको कॉन्जुगेट बेस बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सोचिए अगर ये कंसेप्ट हमें डायरेक्ट आता है, तो जो कंपाउंड आपको दिए हुए हैं 4 कंपाउंड, जरा देखो फर्स्ट और सेकंड में, अब फर्स्ट एंड सेकंड में हम तुलना आवर्त सारणी के आधार पर कर सकते हैं। फर्स्ट में H+ कहां से निकल रहा है? नाइट्रोजन से। सेकंड में ये रहा, ये नाइट्रोजन से, और सेकंड में ऑक्सीजन से। अब दोनों में तुलना, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आवर्त में एक ही आवर्त में आते हैं, तो तुलना का आधार EN होगा। ऑक्सीजन की EN ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा अम्लीय है। अच्छा बताओ, तुलना अगर 3 और 4 में करेंगे तो अब 3 में किससे निकल रहा है H+? साइज से निकल रहा है। अरे एटम बताओ ना, 3 में कहां से निकल रहा है H+? ऑक्सीजन से। और 4 में सल्फर से। ऑक्सीजन और सल्फर वो ग्रुप में आएंगे। अरे ग्रुप में आएंगे ना, और ग्रुप में आएंगे तो तुलना का आधार क्या होगा? साइज। बता सकते हैं साइज किसकी बड़ी है? सल्फर की। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड वीक होगा, मतलब सल्फर से H आसानी से निकलेगा, ज्यादा अम्लीय। लेकिन क्या सेकंड और थर्ड में तुलना हम इस आधार पर कर पाएंगे क्या? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सेकंड और थर्ड दोनों में H+ ऑक्सीजन से निकलेगा, सेम एटम से निकलेगा। ये तब है जब अलग अलग एटम से H+ निकले। सेम एटम से अगर H+ निकलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। आप याद करो, ये कंसेप्ट एक तरह से मैं कहीं ना कहीं वहीं पर लेकर जा रहा हूं जो हमने फर्स्ट 2 एप्लीकेशन में डिस्कस किया। आप मुझे बताओ, कार्बोकेटायन के स्थायित्व का क्रम जब आप निकालते हैं तो पहले क्या देखते हैं? पहले आप चार्ज ऑन एटम देखते हैं, मतलब पहले आप एटम देखते हैं। आप ये देखते हैं कि कौन से एटम पर पॉजिटिव चार्ज है।
ठीक है, और अगर एटम सेम हो तो फिर आप देखते हैं आई इफेक्ट। अनायन में आपने क्या किया, यही देखा, पहले एटम देखा और फिर आई इफेक्ट। यहां भी मैं आपसे कह रहा हूं अम्लीय सामर्थ्यता में भी आपको यही करना है, पहले एटम चेक करो कि H प्लस कहां से निकल रहा है, अगर वो सेम हो तो फिर हम क्या देखेंगे, आई इफेक्ट। फिर हम बात करेंगे आई इफेक्ट के आधार पर। तो एक ही कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं हम, देखो, चाहे कार्बोकेटाइन के स्थायित्व की तुलना करो, चाहे कार्ब रेनाइन के स्थायित्व की तुलना करो, या फिर आप एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना करो, सेम कंसेप्ट। पहले एटम चेक करो, अगर एटम में अंतर है तो दो कंसेप्ट है, ईएन एंड साइज, और एटम अगर सेम है तो फिर आई इफेक्ट। अब आई इफेक्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो आप ध्यान देना, इस कंसेप्ट को ऐसे समझते हैं, याद करो हमने डिस्कस किया है अम्लीय सामर्थ्यता, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो संयुग्मिक क्षार के स्थायित्व के समानुपाती है, संयुग्मिक क्षार का स्थायित्व, कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मिक क्षार का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा, हमने कहा उसका अम्ल उतना ही अम्लीय होगा। ये डिस्कस किया लास्ट क्लास में। क्या मैं कह सकता हूं जिसे हम संयुग्मिक क्षार कह रहे हैं वो ऋणायन ही तो है, अनायन ही तो है वो, ठीक है, जिसे हम संयुग्मिक क्षार कह रहे हैं वो एक तरह से अनायन ही है, ऋणायन। आप तो मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूं अनायन, ऋणायन जितना ज्यादा स्थायी होगा उसका अम्ल उतना प्रबल होगा, बोल सकते हैं ऐसा। अब बताओ, हमने कहा ऋणायन अगर स्थायी होगा ना तो उसका अम्ल प्रबल होगा, और ऋणायन स्थायी हो उसके लिए आई इफेक्ट कौन सा होना चाहिए, माइनस आई, मतलब आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जिस यौगिक में माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट होगा वो अम्लीय सामर्थ्यता को बढ़ाएगा, और जिसमें प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट होगा वो अम्लीय सामर्थ्यता को कम करेगा। क्या क्लियर की बात है? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आई इफेक्ट के आधार पर तुलना करने से पहले आपको एटम देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझो, मान लो अगर आपके पास कंडीशन है ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, देखो अगर मैं यहां पर तुलना आई इफेक्ट के आधार पर करता हूं, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि पहले एटम चेक करना है, गलती क्या होगी, देखो मिस्टेक कहां पर होगी आपसे, मान लो आपने तो सीधे आई इफेक्ट देखा, अब जरा देखो यहां पर ओ एच ग्रुप से H प्लस निकलेगा, और इस पर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इथाइल ग्रुप का होता है प्लस आई, इसमें NH2 ग्रुप से H प्लस निकला हुआ निकलेगा, और इस पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी प्लस आई शो करता है। प्लस आई किसका ज्यादा है, इथाइल का या मिथाइल का? इथाइल का प्लस आई होता है मोर, और मिथाइल का प्लस आई होता है लेस। तो फिर तो आई इफेक्ट के आधार पर अगर मैं तुलना करूं तो हमने कहा प्लस आई अम्लीय सामर्थ्यता को कम करता है। प्लस आई किसमें ज्यादा है, फर्स्ट में, जिसमें प्लस आई ज्यादा होगा उसकी अम्लीय सामर्थ्यता कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो फिर तो आई इफेक्ट के आधार पर फर्स्ट की अम्लीय सामर्थ्यता सेकंड से कम होनी चाहिए, जबकि गलत है। तो हमने गलती क्या की, हमने गलती ये की कि हमने सीधे आई इफेक्ट पर चले गए, हमें आई इफेक्ट से पहले क्या देखना था, एटम चेक करना था। अब जरा बताओ यहां पर H प्लस कहां से निकल रहा है, ऑक्सीजन से, और यहां पर नाइट्रोजन से, जब एटम में ही अंतर है तो आई इफेक्ट पर तो आना ही नहीं है, बात तो पहले ही कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि पहले हम इस आधार पर तुलना करेंगे। अब जरा कंपाउंड्स को देखकर बताओ तुलना का आधार ईएन होगा या साइज, ईएन, क्योंकि एक में ऑक्सीजन और एक में नाइट्रोजन से, मतलब सेम आवर्त, और समान आवर्त में तुलना ईएन के आधार पर होगी। जरा बताओ किससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ज्यादा अम्लीय है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो फिर तो ये आंसर 1 > 2 आएगा, ना कि 2 > 1। क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया? तो पहले आप ये चेक करो कि H प्लस कहां से निकल रहा है, अगर उनमें अंतर है, परमाणुओं में अंतर है, तो इसके आधार पर तुलना, और अगर एटम सेम है तो फिर आई इफेक्ट, माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। क्या क्लियर है की बात है? तो लिखें आप इसमें, ये लिख लो अब आप फाइनली, एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना। अब इससे क्या है, देखो कॉन्जुगेट बेस बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो टाइम हमारा बच जाएगा, सीधे हम इससे आंसर निकाल लेंगे।
बोलिए। तो फिर आई इफेक्ट हम देखेंगे। उससे मतलब नहीं है ना, साइज क्यों देख रहे हो आप? वो तो तब देखते हैं जब एच उन्हीं से निकले। यहाँ तो एच सेम एटम से निकल रहा है, सब में तो ऑक्सीजन से निकल रहा है। तो फिर आई इफेक्ट तो माइनस आई, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है ना। फ्लोरीन फ्लोरीन का आई इफेक्ट, क्योंकि ये ना उसकी सबसे ज्यादा है ना। हाँ, तो बस वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अभी कंप्लीट। कंप्लीट। तुम एक तो हाँ ना कुछ नहीं बोलते हो। क्या लिमिटिंग रीजन? आरडीएस। चलिए फिर क्वेश्चन ट्राई करें, आप लिखें क्वेश्चन। दिए गए यौगिकों की दिए गए यौगिकों की अम्लीय सामर्थ्यता की तुलना करें। दिए गए यौगिकों की अम्लीय सामर्थ्यता की तुलना करें।
अभी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1, बोलिए। ऑनलाइन वाले आंसर दें तो भाई क्वेश्चन नंबर आप जरूर मेंशन करेंगे इसमें। हाँ भाई, इससे और कुछ डिफरेंट, इससे कुछ अलग। 1 4 3 2 1 4 3 2। चलिए आप देखो, जैसा हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमें देखना होगा H प्लस रिलीज कहां से हो रहा है। तो देखो, इनमें अगर आप ध्यान दें तो सब में H प्लस ऑक्सीजन से निकलेगा। पूरा ग्रुप अगर आप देखोगे तो सब में कॉमन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो फिर इसमें अगर H प्लस सेम एटम से निकलता है, एटम अगर सेम है, परमाणु अगर समान है, तो फिर हम जाते हैं आई इफेक्ट पर। और आई इफेक्ट में आप ध्यान देना, फ्लोरीन माइनस आई, CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप प्लस आई, हाइड्रोजन का नो आई इफेक्ट, और CCl3 तीन क्लोरीन है माइनस आई। अब आप ध्यान देना, फर्स्ट और फोर्थ में माइनस आई इफेक्ट है, सेकंड में प्लस आई है, और फोर्थ में नो आई इफेक्ट है। देखो, जहां पर नो इफेक्ट है उसको रेफरेंस मान सकते हैं आप। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि H का तो कोई इफेक्ट है नहीं, तो इसका होना ना होना इसकी अम्लीय सामर्थ्यता को प्रभावित नहीं करेगा। जहां प्लस आई माइनस आई है वहां पर वो प्रभावित होगी, तो इसको रेफरेंस मान सकते हैं। अब जरा बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाता है, प्लस या माइनस? माइनस। इसका मतलब ये तो पक्का है कि 1 एंड 4 ज्यादा अम्लीय होंगे 2 एंड 3 की तुलना में, क्योंकि 1 एंड 4 में माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है, और माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो फिर 1 एंड 4 ज्यादा अम्लीय होंगे 2 एंड 3 की तुलना में। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है? देखो, प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, तो अगर आप चाहते हैं कि अम्लीय सामर्थ्यता ज्यादा हो, तो क्योंकि प्लस आई तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, तो प्लस आई से तो फिर अच्छा है नो आई इफेक्ट, और माइनस आई उससे ज्यादा अच्छा, तो फिर आ जाएगा नो आई मतलब थर्ड, और प्लस आई वाला जाएगा पीछे, क्योंकि ये अम्लीय सामर्थ्यता को कम करने का काम कर रहा है। माइनस वाले आगे, बीच में रेफरेंस। अब 1 एंड 4 दोनों में आई इफेक्ट का टाइप सेम है, दोनों में माइनस आई है। जब आई इफेक्ट का टाइप सेम होता है तो फिर हम अप्लाई करते हैं डीएनपी रूल। डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो दोनों में इक्वल है 1 एंड 2, यहां भी 1 एंड 2। नंबर वो यहां पर ज्यादा है, 3 माइनस आई ग्रुप है, 3 फ्लोरीन, यहां पर एक ही फ्लोरीन है, 1 माइनस आई ग्रुप। तो नंबर ज्यादा होने के कारण यहां पर माइनस आई ज्यादा होगा, और जिसमें माइनस आई ज्यादा होगा वो फिर ज्यादा अम्लीय होगा इसकी तुलना में, मतलब फोर्थ को हम आगे रखेंगे 1 से। ये इसका सही आंसर है 4132। दिनेश 4132, हाँ सही है, करेक्ट, 4132 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बोलिए। 1324, 3124, 1234। हाँ बोले सीधे सीधे चलो, क्या इधर उधर जाना। 1234, और कुछ इससे अलग? बोलो। 4312। चलिए आप ध्यान देना, अब देखो यहां पर फिर से सीक्वेंस वही रखना है। पहले चेक करो H प्लस कहां से निकल रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन से निकलेगा, इसमें कार्बन से, यहां पर नाइट्रोजन से, और बेंजीन में भी कार्बन से। इसका मतलब अब यहां पर परमाणुओं में अंतर है। अब देखो, सेकेंड एंड फोर में दोनों में कार्बन है, लेकिन फिर भी अंतर है। क्या अंतर है? सेकेंड में भी हमने कहा कार्बन से निकलेगा, और जो बेंजीन 4 है उसमें भी कार्बन से निकलेगा। फिर अंतर क्या है? संकरण में अंतर है। आप देखो, ये कार्बन sp संकरित है, जबकि बेंजीन में कार्बन होगा sp2 संकरित। अब जरा ध्यान देना, परमाणुओं में अंतर है। जरा देखो, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, तुलना का आधार क्या होना चाहिए, En या साइज? En, क्योंकि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वो तो एक ही आवर्त में आएंगे ना, एक ही आवर्त में आएंगे, तो तुलना का आधार होगा En। और अब आप ध्यान देना, इसके लिए एक ऑर्डर मैं आपको लिखवा रहा हूं, पहले तो शायद नहीं लिखवाया है। आप देखो, ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, और आगे भी इसका यूज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कार्बन दिया जाए sp3 संकृत, sp2 संकृत कार्बन, साथ में आपको दिया जाए sp3 संकृत नाइट्रोजन, फिर sp संकृत कार्बन, और sp3 संकृत ऑक्सीजन, ध्यान देना, इनकी अगर आपको En की तुलना करना है तो इनकी En इस ऑर्डर में बढ़ती है।
ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और देखो ऑर्डर से अच्छा है, बेटर है, आप तो वैल्यूज याद रखो, उससे क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं होगी। देखो वैल्यूज की अगर बात की जाए तो sp3 कार्बन की ईएन होती है अप्रॉक्स 2.5, sp2 कार्बन 2.72 या 75 अप्रॉक्स, sp3 नाइट्रोजन 3.0, sp कार्बन 3.25 और sp3 ऑक्सीजन 3.5। ये इनका ईएन का क्रम है और वैल्यूज है। आप ध्यान देना, स्टूडेंट्स को वैल्यूज पता होती है फिर भी क्वेश्चंस में गलतियां करते हैं। और देखो ईएन पता होने के बाद में भी आप मिस्टेक करते हो, उन मिस्टेक से बचने के लिए दो स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं जो आपको याद रखने हैं। तो फिर आपकी पूरी जितनी भी मिस्टेक्स इसमें हो सकती है ना, सब एलिमिनेट हो जाएंगी। आपको दो बातें याद रखनी है, एक तो ये माइंड में रखना है कि ऑक्सीजन की ईएन सभी कार्बन से ज्यादा है, चाहे वो कार्बन sp3 संकृत हो, sp2 संकृत हो या spo, तीनों से ज्यादा ऑक्सीजन की ईएन है। आप देखो, अरे समझ आ रही बात है। और आपको यह ध्यान में रखना है sp3 संकृत नाइट्रोजन की जो ईएन है वो sp कार्बन से कम है, बट sp2 और sp3 कार्बन से ज्यादा है। ये आपको पता होना चाहिए, ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए सीधा आपको कि ऑक्सीजन की ईएन सभी कार्बन से ज्यादा है और sp3 संकृत नाइट्रोजन की ईएन sp कार्बन से कम होती है, बट sp3 और sp2 कार्बन से ज्यादा होती है। क्या क्लियर है बात? ये अब आ जाओ उस क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा हमारा। तो क्योंकि परमाणु में अंतर है और कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन समान आवर्त में है, तो तुलना ईएन के आधार पर होगी। तो जरा चारों में बताओ ईएन किसकी सबसे ज्यादा है? ऑक्सीजन। क्योंकि आप देखो ये sp3 ऑक्सीजन, ये sp कार्बन, ये sp3 नाइट्रोजन और ये sp2 कार्बन। क्या हम बात कर सकते हैं ऑक्सीजन की ईएन इन सबसे ज्यादा है। बे ऑक्सीजन की ईएन तो 3.5 है, ये 3.25 है, ये 3.0 है और ये 2.25 है sp2 कार्बन। तो फिर 3.5 होने के आधार पर ऑक्सीजन की ईएन सबसे ज्यादा है, तो फिर ये सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। फर्स्ट को करेंगे सबसे आगे। अब जरा ध्यान देना, sp3 नाइट्रोजन, क्या हम बात कर सकते हैं sp3 नाइट्रोजन की ईएन sp कार्बन से कम है बट sp2 कार्बन से ज्यादा है। तो फिर sp कार्बन से कम है तो पहले sp को रखो, फिर नाइट्रोजन आएगा और फिर sp2 कार्बन, मतलब सही आंसर है 1 2 3 4। कभी कभी सीधा चलना ही सही रहता है। 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। वन टू थ्री फोर आएगा पवन इसका आंसर, 1 2 3 4 ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 क्या बोल रहे हैं? 4 3 2 1 इसको बैलेंस कर रहे होगे तुम? चलिए चेक करते हैं। अब आप देखो फिर से हमें देखना है H प्लस कहां से निकलेगा। जरा ध्यान देना, सब में अगर आप चेक करेंगे तो H प्लस ऑक्सीजन से अलग हो रहा है, मतलब कॉमन हो गया सब में। और H प्लस जिस परमाणु से निकल रहा है अगर वो सब में सेम है तो फिर तुलना का आधार होगा आई इफेक्ट। और आई इफेक्ट के लिए आप ध्यान देना, सुनिएगा। एक बात सोचिए, इन चारों कंपाउंड्स में अगर आप देखेंगे तो इतना पार्ट तो मुझे कॉमन नजर आ रहा है, ये पार्ट तो सब में ही कॉमन हो गया, फिर तो आसानी हो गया क्वेश्चन ये। आप देखो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, क्योंकि बाकी पार्ट तो सब में कॉमन है। तो जो भी अंतर आएगा वो इन ग्रुप की वजह से अंतर आएगा। ग्रुप कैसे अंतर आएगा, जरा इसका इफेक्ट बोलो क्या है? प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई। साइनाइड, क्लोरीन, CH3, एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाता है, माइनस आई या प्लस आई? तो प्लस के कारण 4 को तो करो सबसे पीछे। ठीक है, अब इन तीनों में माइनस आई इफेक्ट है, सब में आई इफेक्ट का टाइप सेम है, तो फिर से डीएनपी रूल। डिस्टेंस सब में इक्वल है, नंबर सब में इक्वल है, पावर सबसे ज्यादा पावर किसकी है? याद करो NR3 प्लस, ये तो सीरीज में सबसे आगे लिखवाया था आपको। तो इसका माइनस आई यहां पर है मैक्सिमम, और माइनस आई मैक्सिमम होना अम्लीय सामर्थ्यता के अच्छा है बुरा? अच्छा, तो फिर 1 को करो सबसे आगे। साइनेट और क्लोरीन में माइनस आई किसका ज्यादा? साइनेट का माइनस आई मोर और Cl का माइनस आई लेस, तो फिर तो सेकंड को हम आगे रखेंगे। यस, 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बोलिए। 2 3 1 4।
1 2 3 4, मुझे लग रहा है कि सीधे रहने में ही सही है, बढ़ाइए 1 2 3 4। और कुछ डिफरेंट इससे, चलिए आप ध्यान देना। देखो यहां भी अगर आप देखोगे तो H प्लस का सेपरेशन सब में कार्बोक्सिलिक ग्रुप से होगा, मतलब वो ग्रुप तो सब में कॉमन हो गया। तो फिर तो अब आई इफेक्ट आपको देखना होगा, और आई इफेक्ट के लिए भी आप ध्यान देना, इस पार्ट को छोड़कर अगर आप देखोगे तो बाकी पार्ट तो सब में कॉमन ही है, तो बस इसी का अंतर है। अब इसका क्या अंतर है, तो जरा बताओ फ्लोरीन का इफेक्ट क्या होगा, माइनस आई, नाइट्रो ग्रुप माइनस आई, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और CH3 तो प्लस आई, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, तो 4 को तो करो सबसे पीछे, बिल्कुल सही है। 1 2 3 में अब तीनों में माइनस आई इफेक्ट है, तो डीएनपी रूल, डिस्टेंस इक्वल, नंबर इक्वल, पावर सबसे ज्यादा माइनस आई किसका है, NO2 का, ये तो माइनस आई सीरीज में लिखा है आपको। इन तीनों में देखोगे तो नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम है, उससे कम कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, और सबसे कम मिनिमम फ्लोरीन का है। तो फिर तो मैक्सिमम माइनस आई होने के आधार पर सेकंड को करेंगे सबसे आगे, फिर आएगा थर्ड, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 4, 2 3 1 4 सही, ये सही आंसर है 2 3 1 4। एक बात ध्यान देना, कई बार स्टूडेंट, हो सकता है आप में से भी कुछ स्टूडेंट ने, बोला नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने थर्ड को आगे रख दिया हो, क्या क्या कुछ स्टूडेंट ने ऐसा, हाँ हाँ किया होगा, ऐसे कुछ स्टूडेंट ने हैं जिनमें, जिनने थर्ड को आगे रखा होगा ये सोच करके कि इसमें तो दो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, दो दो H प्लस रिलीज कर पाएगा। देखो आप ध्यान देना, हमें इससे मतलब नहीं है कि कितने प्रोटॉन रिलीज कर पाएगा, ठीक है, वो जब आप अम्ल के लिए ये देखते हो कि वो प्रोटॉन कितने दे सकता है, उसको बोलते हैं अम्ल की क्षारीयता, पढ़ा होगा ना, बेसिसिटी, अरे पढ़ते हैं उल्टा अपोजिट चलता है ना, एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी, कितने प्रोटॉन दे सकता है वो बेसिसिटी है, वो अम्ल की क्षारीयता है। हम अम्ल की क्षारीयता नहीं पढ़ रहे हैं, हम अम्ल की अम्लीय सामर्थ्यता पढ़ रहे हैं, और उसमें यह नहीं देखा जाता है कि प्रोटॉन कौन ज्यादा दे सकता है, उसमें देखा जाता है प्रोटॉन पहले कौन देगा, चाहे एक ही दे, लेकिन अगर पहले देगा तो वो ज्यादा अम्लीय है। क्या बात क्लियर है क्या? तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन से मतलब नहीं है, हमें इस बात से मतलब है कि पहले कौन देगा, तो पहले तो यही देगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इसकी अम्लीय सामर्थ्यता को बढ़ा देगा। क्या क्लियर है की बात है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं देखना है, ध्यान देना, ये देखना है कि पहले H प्लस कौन देगा। क्या क्लियर है की बात है? चलिए, तो इसके हिसाब से आंसर 2 3 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 कंपाउंड दिए, पहले मैं इनके स्ट्रक्चर बना दूं। एन ब्यूटाइल, एन स्ट्रेट कार्बन चेन, ठीक है, इस ग्रुप को हम कहते हैं एन ब्यूटाइल। एल्कोहल दिया है तो OH आ जाएगा। फिर आपको दिया है आइसोब्यूटाइल, आइसो बोलते हैं जब कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, ऐसा ग्रुप, और ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल में OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा, मतलब ऐसा, ये सेकेंडरी कार्बन है, इससे OH ग्रुप जुड़ा होगा। और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। 3 डिग्री कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा होगा, इसका मतलब वो आपके पास ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल और ये अल्कोहल हो जाएगा। ये 4 कंपाउंड आपको दिए हुए, इन 4 कंपाउंड के अम्लीय सामर्थ्यता की हमें तुलना करना है, ठीक है। अब आप ध्यान देना, देखो एल्कोहल के अम्लीय सामर्थ्यता की अगर आपको तुलना करना है तो बेस्ट टेक्निक होती है, पहले आप डिग्री के रिस्पेक्ट में तुलना करो। पहले डिग्री के रिस्पेक्ट में आप देखो क्या कंडीशन है, आप ध्यान देना। अगर हम बात करें एल्कोहल की और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, अम्लीय सामर्थ्यता, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, मैंने आपसे कहा पहले डिग्री के रिस्पेक्ट में चेक करो। अगर मैं 3 एल्कोहल यहां पर लेता हूं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल, तो ये मेरे पास है 1 डिग्री अल्कोहल। डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे, समझ में आ रहा है ना? OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री आपको देखना है। तो यहां पर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, जरा देखो, वो 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो 2 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। और OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो 3 डिग्री है, तो हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। ये आपके पास अल्कोहल हो गए। अब यहां पर आप ध्यान देना, इन तीनों में अगर आपको अम्लीय सामर्थ्यता की तुलना करना है, तो जरा देखो, इन तीनों में अगर आप ध्यान दें तो ये पार्ट तो सब में कॉमन है। सबसे तरीका वही है, देखो कंसेप्ट चेंज नहीं हो रहा है, कंसेप्ट वही है। पहले हमें देखना है H प्लस कहां से निकल रहा है। क्या मैं कह सकता हूं H प्लस सब में सेम ग्रुप से निकलेगा, सेम एटम से निकलेगा, ऑक्सीजन से। और जब एटम सेम होता है तो फिर क्या देखते हैं, फिर हम आई इफेक्ट देखते हैं। और आई इफेक्ट में देखो H का तो कोई इफेक्ट नहीं, एल्काइल ग्रुप का यहां पर प्लस आई इफेक्ट होगा।
यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3 अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा। और जैसा हमने डिस्कस किया है, प्लस आई इफेक्ट अम्लीय सामर्थ्यता को बढ़ाता है, कम करता है? कम करता है। तो फिर तो जितना प्लस आई ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम। तो फिर तो इसमें प्लस आई सबसे कम है, 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, फिर 2 डिग्री, और इसमें प्लस आई सबसे ज्यादा होने के कारण इसकी अम्लीय सामर्थ्यता सबसे कम हो जाएगी। ये इसका आंसर आएगा। क्या क्लियर है की बात? ये तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, ये इनकी अम्लीय सामर्थ्यता का क्रम है। यहां तक क्लियर है क्या? अब एक स्टेटमेंट और सुनना, क्योंकि यहां से असर्शन रीजन क्वेश्चन बनता है, और ये स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए इसको समझना भी जरूरी है। आप सुनिए, अगर हम बात करें अल्कोहल में कि अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट अम्लीय सामर्थ्यता को कम करता है, कैसे कम करता है जरा इस बात को समझते हैं। देखो, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और हम ये कहते हैं कि ये हाइड्रोजन यहां से H+ के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की En हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने के कारण H पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस कारण से जब ये H निकलेगा यहां से, तो H+ के रूप में निकलेगा। ऐसे ही है। क्या मैं कह सकता हूं, ये ऑक्सीजन जितना ज्यादा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, H की प्लस के फॉर्म में निकलने की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होगी, मतलब अम्लीय सामर्थ्यता उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब आप देखो, इस बॉन्ड की अगर मैं ध्रुवता की बात करूं, इसकी ध्रुवता, इस बॉन्ड की ध्रुवता की अगर बात की जाए, क्या मैं कह सकता हूं इस बॉन्ड में जितनी ज्यादा ध्रुवता होगी, H+ के निकलने की प्रवृत्ति भी उतनी ज्यादा होगी। बॉन्ड अगर ध्रुवीय होगा, मैं कह रहा हूं कि बॉन्ड अगर ज्यादा ध्रुवीय होगा, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर आएंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर आएंगे, इस H की प्लस के फॉर्म में निकलने की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होगी। आप कह सकते हैं अम्लीय सामर्थ्यता उतनी ज्यादा होगी। अब आप ध्यान देना, क्वेश्चन है ये एल्काइल ग्रुप कर क्या रहा है, क्यों एल्काइल ग्रुप के कारण हमने कहा कि इसका अम्लीय सामर्थ्यता कम हो रही है। उसका कारण है, एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। अब एल्काइल ग्रुप ने अगर इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन को, और कार्बन से फिर इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे ऑक्सीजन की ओर। इसका मतलब सोचिए, अगर हाइड्रोजन का तो हम कोई इफेक्ट नहीं लेते हैं, लेकिन एल्काइल ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन भी अल्टीमेटली ऑक्सीजन के पास पहुंचेंगे। ऐसे में आप सोचिए, अगर एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन के पास जाएंगे, तो यहां से अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट हो गए, तो ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। अरे भाई, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की एक पावर है जो कि फिक्स है, ठीक है। अब या ये समझ ले कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, उसकी एक लिमिट है ना। ऐसा थोड़ी कि अंधा कुआं है आने दो, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये बिल्कुल वैसे समझ लो जैसे हम सबकी खाने की एक फिक्स कैपेसिटी है, ठीक है। तो नहीं है? अरे ऐसा है क्या? अरे कैपेसिटी फिक्स है, आप जवाब नहीं दे रहे हो। है? बोले नहीं सर, मेस पे जाने के बाद फिर हम ये नहीं सोचते कि कितना खाया है ना, हम ये देखते हैं कितना बचा है, ठीक है ना। तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है ना। जैसे मान लो, ये जैसे आपकी अपनी कैपेसिटी फिक्स, 10 चपाती और क्या। अरे सुबह शाम की मिला करके, हंस तो ऐसे रहे हो जैसे तुम 10 नहीं खाते हो, सुबह शाम तो 10 खा लेते हो, ज्यादा ही है फिर भी, ऐसे मत सोचो। तो मान लो, अब वही वाली बात है, देखो मान लो चलो इस इंसान की 5 चपाती खाने की कैपेसिटी है, मैक्सिमम 5 खाएगा ये। अगर मान लो यहां पर मैं बात करूं कि 5 चपाती इसको एक ही सोर्स से मिल गई, तो दूसरे सोर्स से मतलब ही नहीं है। यहां से 3 मिली तो 2 यहां से लेगा, यहां से अगर एक ही मिली तो इधर से ज्यादा लेगा, 4 ले लेगा फिर वो। अरे समझ आ रही बात ये? तो ऑक्सीजन की अपनी इलेक्ट्रॉन लेने की एक क्षमता है, एक पावर है, इलेक्ट्रॉन रखने की एक क्षमता है। अगर आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, अगर ऑक्सीजन को यहां से इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो गए, तो फिर उसकी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो वास्तव में पता है क्या हो रहा है, ये एल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देकर के, ध्यान देना, इस एल्काइल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव, ये जो अल्काइल ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इस बंध की ध्रुवता को कम करेगा। क्यों कम करेगा? क्योंकि अगर अल्काइल ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति क्या होगी, कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन ही कम जाएंगे तो इस बंध में ध्रुवता भी क्या हो जाएगी, और अगर ध्रुवता कम हो गई तो H+ निकलने की प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और H+ निकलने की प्रवृत्ति कम होगी मतलब अम्लीय सामर्थ्यता
कम हो जाएगी। इसका मतलब एल्काइल ग्रुप ने क्या किया, ऑक्सीजन ने कहा, एल्काइल ग्रुप ने ऑक्सीजन को क्या कहा, समान मतलब इजी वर्ड्स में बताता हूं। एल्काइल ग्रुप ने ऑक्सीजन को कहा कि मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन देता हूं, तुम हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेना छोड़ दो, कम कर दो। अब वो अगर हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन लेगा तो बंध में ध्रुवता कम हो जाएगी, ध्रुवता कम होगी तो H प्लस निकलने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मतलब एल्काइल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव, क्या मैं कह सकता हूं, एल्काइल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध की ध्रुवता को कम कर रहा है, जिसके कारण अम्लीय सामर्थ्यता कम हो रही है। क्या क्लियर की बात है? अब आप सोचिए तीन तीन एल्काइल ग्रुप, अगर तीन तीन एल्काइल ग्रुप मिलकर के ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो फिर ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति यहां पर सबसे कम हो जाएगी, तो बंध में ध्रुवता कम हो जाएगी, ध्रुवता कम होगी तो H प्लस निकलने की प्रवृत्ति कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्या क्लियर है की बात? ये पहले तो इसको लिख लो आप, वो क्वेश्चन पर तो अभी आएंगे, ठीक है। एक तो वो टेबल लिख ली थी आपने, ये टेबल नोट कर ली थी क्या? इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट और लिखना, नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भी कंप्लीट। चलिए, क्या और कुछ पूछना है क्या, कोई डाउट? ये नोट कर लें।
हाँ भी कंप्लीट है। यस कंप्लीट। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। इसका मतलब देखो, चार एल्कोहल जो आपको दिए हुए हैं, सबसे पहले हम इसमें तुलना डिग्री के आधार पर करें। जरा डिग्री आप बताते जाएं। फर्स्ट एल्कोहल की डिग्री बताएं। 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। सेकंड में 1 डिग्री या 3 डिग्री? यस, क्योंकि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उसकी डिग्री देखना है। ये एक ही कार्बन से जुड़ा है मतलब 1 डिग्री है। ये 2 डिग्री। और ये अम्लीय सामर्थ्यता किसकी ज्यादा होगी, 1 डिग्री या 3 डिग्री की? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री वालों को आगे करो, मतलब 1 और 2 आगे आएंगे। फिर आएगा 2 डिग्री मतलब 3। और 3 डिग्री वाला सबसे पीछे जाएगा, 4 सबसे पीछे जाएगा। अब 1 और 2 में डिग्री सेम है। डिग्री सेम है तो देखते हैं डिफरेंस क्या है। अब जरा ध्यान देना, इन दोनों एल्कोहल में अगर आप चेक करेंगे, ध्यान देना, तो ये 3 कार्बन की जो चेन है OH ग्रुप के साथ, जरा देखो ये दोनों में कॉमन है। ये भाग तो दोनों में कॉमन ही नजर आ रहा है ना। अंतर क्या है फिर? मिथाइल ग्रुप यहां भी है, मिथाइल ग्रुप यहां भी है, फिर अंतर क्या है? ये मिथाइल ग्रुप OH ग्रुप से नंबर 3 पोजीशन पर है, और वही मिथाइल ग्रुप उसी कार्बन चेन में OH ग्रुप से नंबर 2 पोजीशन पर है। क्या मैं कह सकता हूं ये OH ग्रुप के पास है, तो फिर इसका प्लस आई इफेक्ट होगा मोर, जबकि ये दूर होने के कारण इसका प्लस आई इफेक्ट होगा लेस। अम्लीय सामर्थ्यता के लिए क्या अच्छा है? प्लस आई कम या ज्यादा? कम। तो फिर 1 को आगे करो। 1 2 3 4 इसका सही आंसर। देखो, नो ही खाओगे फिर आज तो। नो ही खाओगे फिर तो। हाँ भी कंप्लीट है। जल्दी लिखो, क्या मतलब रिवीजन भी साथ साथ करेगा, 2 बार लिख रहे हो क्या? अरे मोबाइल अंदर रखो। क्या मैसेज पढ़ रहे हो? हाँ भी क्लियर है। कंप्लीट। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें फिर आप।
हाँ भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 बोलिए। 4321। 4213। 4231। चलिए आप ध्यान देना। देखो जैसा हमने डिस्कस किया, सबसे पहले मैं देखना होता है एच प्लस कहां से निकलेगा। तो फर्स्ट कंपाउंड में एच प्लस कार्बन से, सेकेंड में भी कार्बन से, थर्ड में भी कार्बन, और जरा देखो फोर्थ में भी कार्बन से, सभी में कार्बन से। तो क्या हम बात कर सकते हैं एटम तो सब में सेम है? सेम नहीं है। यस सर क्या? अरे कार्बन में अंतर है, संकरण में अंतर है। ये ध्यान रखना, मिस्टेक होती है। कार्बन सब में सेम दिखते, लगता है एटम तो सेम हो गया। संकरण जरूर चेक करो। ठीक है, आप देखो यहां कार्बन sp3 संकरित है, इसमें कार्बन sp2 है, यहां भी कार्बन sp2 है बेंजीन में, और यहां कार्बन sp है। तो फिर तो ईएन में अंतर आएगा ना। किसकी एन सबसे ज्यादा? sp कार्बन की। तो फिर 4 को करो सबसे आगे। और क्या हम बात कर सकते हैं, sp3 के कारण 1 जाएगा सबसे पीछे। अब बचता है 2 and 3। 2 and 3 में आप कह सकते हैं कार्बन दोनों में सेम है, मतलब परमाणु समान है, क्योंकि कार्बन दोनों में कार्बन है और संकरण भी समान है, दोनों में sp2 है। परमाणु जब समान हो, आइडेंटिकल हो, तो फिर हम देखते हैं आई इफेक्ट। अब जरा ध्यान देना, देखो बेंजीन मॉलिक्यूल और जो सेकंड कंपाउंड आपको दिया है इथीन, इन दोनों में हमें कंपेयर करना है। प्रोसेस को मैं इस तरह से अरेंज करता हूं ताकि डिफरेंस आपको समझ में आएगा। दोनों में पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप देखो। ये मॉलिक्यूल तो आपके पास हुआ बेंजीन मॉलिक्यूल, और अगर बात की जाए इथीन मॉलिक्यूल की, ये इथीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखो यहां पर H प्लस जो निकलेगा वो हमने कहा sp2 कार्बन से निकलेगा, और यहां भी H प्लस जो निकलेगा वो sp2 कार्बन से निकलेगा। ऐसा ही है ना? अब जरा ध्यान देना, दोनों में मैं कॉमन पार्ट अलग करता हूं, उसको हाईलाइट कर रहा हूं। ये जरा देखो, दोनों में कॉमन पार्ट है, इतना पार्ट तो दोनों में कॉमन है ना। तो बस अब जो डिफरेंस है उसका इफेक्ट निकाल लो, क्योंकि एटम तो सेम है। तो आई इफेक्ट, एच का नो आई इफेक्ट। लेकिन ये जो असंतृप्त कार्बन चेन है, इसका कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस आई, और माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो फिर तो बेंजीन ज्यादा अम्लीय होगा इथीन की तुलना में, मतलब 3 आगे आएगा 2 से। ये आंसर सही है। 4321। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। 314, 3241, 2341, 1324, 1243, 2431, 2314। चलिए आप ध्यान देना, देखो इन चार कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना में करना है। आप ध्यान देना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेसिस पर है। इसमें अगर आपका आंसर गलत होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप ध्यान दें। देखो इसमें जो पहले 3 कंपाउंड है, इन तीनों की अम्लीय सामर्थ्यता की तुलना आप थ्योरेटिकली नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इनकी प्रैक्टिकल वैल्यूज का आइडिया है तो ही आप आंसर दे पाएंगे इसमें। एक्चुअली ये 3 के साथ में एक कंपाउंड और भी है, उसको मैंने लिखा नहीं इसमें, एक कंपाउंड और है। 4 कंपाउंड की अम्लीय सामर्थ्यता की तुलना आपको डायरेक्ट याद रखनी है उनके प्रैक्टिकल वैल्यूज के बेसिस पर। इनमें एक कंपाउंड तो हम लेंगे हाइड्रोनियम आयन, ध्यान देना H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, या इसी के सिमिलर आप ले सकते हैं एल्काइल हाइड्रोनियम आयन, मतलब ROH2 प्लस। इन दोनों की कैटेगरी सेम है। कैटेगरी में इसलिए सेम मान रहा हूं क्योंकि दोनों में H प्लस जो निकलेगा वो धनावेशित ऑक्सीजन से निकलेगा। अरे दोनों में O पॉजिटिव है ना। ये सेम कैटेगरी के मॉलिक्यूल हो गए। तो एक तो ये कैटेगरी, तुलना में हम सेकंड कैटेगरी का कंपाउंड ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर थर्ड कैटेगरी का कंपाउंड हम ले रहे हैं अमोनियम मॉलिक्यूल, मतलब जिसमें H प्लस निकलेगा धनावेशित नाइट्रोजन से। अमोनियम ले सकते हैं या एल्काइल अमोनियम भी ले सकते हैं, RNH3 प्लस। और फोर्थ कैटेगरी है जिसमें H प्लस निकलेगा उदासीन ऑक्सीजन से, लाइक H2O या एल्कोहल। ये 4 कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना
आप ध्यान देना, आप कॉमन कंसेप्ट से नहीं कर सकते, इसमें प्रॉब्लम है। ये प्रैक्टिकल वैल्यूज के बेसिस पर ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा फिर आगे रेजोनेंस वगैरह का पार्ट भी आएगा, लेकिन मैं आपको हिंट देता हूं। जैसे इन दोनों की अम्लीय सामर्थ्यता की तुलना आप किसी कंसेप्ट को यूज करके बता सकते हो। आप ये समझा सकते हैं थ्योरेटिकली कि ये इससे ज्यादा अम्लीय क्यों है, लेकिन जो कंसेप्ट आप यहां अप्लाई करोगे ना, अगर उसको आपने इन दोनों को कंपेयर करने के लिए अप्लाई किया तो फेल हो जाएगा वो। इन दोनों की अम्लीय सामर्थ्यता आप किसी कंसेप्ट के आधार पर समझा सकते हो। ये हम समझा सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो अमोनियम से ज्यादा अम्लीय है, लेकिन जिस आधार पर आप इनकी तुलना करोगे वही आधार अगर आप यहां अप्लाई करोगे तो फेल हो जाएगा। मतलब जो कंसेप्ट यहां अप्लाई हो रहा है वो वहां फेल हो रहा है, जो वहां अप्लाई हो रहा है वो यहां फेल हो रहा है। मतलब कॉमन कंसेप्ट हमारे पास नहीं है जिसके आधार पर हम ये बता पाए कि इनकी अम्लीय सामर्थ्यता का क्रम क्या है। तो ये प्रैक्टिकल वैल्यूज के बेसिस पर आपको याद रखना है, और इसके लिए मैं आपको पी के रेंज, पी के वैल्यूज लिखवा रहा हूं, इनकी पी के वैल्यूज लिखवा रहा हूं। देखो पहले तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख देता हूं मैं। इनका अम्लीय सामर्थ्यता का क्रम ये आता है घटता हुआ। और ध्यान देना इनकी पीके वैल्यूज की अगर बात करें तो हाइड्रोनियम मॉलिक्यूल्स की जो पीके वैल्यूज होती है वो लेस देन 0 होती है। कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, केवल रेंज माइंड में रखना है। ठीक है, रेंज, और ऐसी रेंज है कि आसानी से याद भी रहेगी। लेस देन 0 कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो पीके वैल्यूज होती है वो लगभग 5 के आसपास होती है। ये होती है अप्रॉक्स 10 और ये होती है अप्रॉक्स 15। देखो रेंज भी ऐसी कि आसानी से याद हो जाएगी। लेस देन 0, 5, 10, 15, 5 का अंतर है। अब आप सोचिए, ये अगर इनकी पीके वैल्यूज की रेंज है तो क्या हम बात कर सकते हैं अम्लीय सामर्थ्यता और पीके में क्या रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना पीके वैल्यू ज्यादा होगी अम्लीय सामर्थ्यता उतनी कम होगी। तो आप देखो पीके वैल्यू बढ़ती जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, ये इसमें कोई कंसेप्ट नहीं बताया मैंने आपको, ये प्रैक्टिकल वैल्यूज के बेसिस पर ऑर्डर है। और ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, और इस ऑर्डर का यूज हम आगे रिएक्शंस में भी करेंगे। तो ये ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब हाइड्रोनियम आयन जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से ज्यादा अम्लीय है, कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनियम से ज्यादा अम्लीय है, और अमोनियम वाटर एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है। और इस आधार पर अब जरा देखो, ये तो अमोनियम हो गया, मतलब थर्ड कैटेगरी का कंपाउंड, इसकी पीके वैल्यू की लगभग 10। ये अल्कोहल फोर्थ कैटेगरी का कंपाउंड है, अप्रोक्स 15। कार्बोक्सिलिक एसिड सेकंड कैटेगरी का कंपाउंड है, अप्रोक्स 5। तो फिर तो इन तीनों में बताओ सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? अरे इन तीनों में बताओ, ये ऑर्डर सामने ही है। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, मतलब पहले आएगा, इसमें ऑर्डर में लिखता हूं, पहले आएगा यहां पर 1, फिर 3, 3, 1 नहीं 3 सॉरी, पहले आएगा 3, फिर अमोनियम 1, फिर एल्कोहल। अब देखो एल्कोहल और एल्काइन में आसान है, ये कॉमन कंसेप्ट से आप कर सकते हैं। एल्कोहल में हाइड्रोजन निकलेगा ऑक्सीजन से, और एल्काइन में हाइड्रोजन निकलेगा sp कार्बन से। En किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो 2 आएगा और फिर जाएगा 4, 3, 1, 2, 4 इसका सही आंसर है। ये सही है ऑर्डर, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखेंगे आप इस क्वेश्चन को। 3, 1, 2, 4 सही आंसर। नहीं En लगाओ, नहीं लग जाएगा En भी। हाँ अरे समझा सकते हैं उससे, बताओ क्या लगा रहे हो, कहां पर En लगा रहे हो? ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, ये कहेंगे आप? तो फिर मोर En से जुड़ा हाइड्रोजन तो मोर एसिडिक होना चाहिए, तो फिर हमने नाइट्रोजन को आगे क्यों रखा? अब जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की En में आप कहते हैं कि ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो उस तुलना में दोनों परमाणु उदासीन होते हैं। या दोनों उदासीन का है, एक उदासीन एक धनावेशित है। और याद करो पॉजिटिव चार्ज आने से En बढ़ जाती है। तो नाइट्रोजन धनावेशित होने के कारण उसकी En फिर उदासीन ऑक्सीजन से आगे हो गई, तो फिर सेकंड में तो फिर वापस उदासीन ऑक्सीजन आ गया। फिर क्या? अब भाई धनावेशित नाइट्रोजन तो उदासीन ऑक्सीजन से आगे है ना, ये उदासीन ऑक्सीजन है, इससे आगे धनावेशित नाइट्रोजन है, फिर यहाँ तो उदासीन हो गया नहीं, तो धनावेशित नाइट्रोजन तो उससे आगे जाना चाहिए था ना। फिर वो उदासीन नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, ऑक्सीजन उदासीन नहीं है, वो डेल पॉजिटिव है अनुनाद के कारण। उससे फिर आगे कौन चला गया? कंप्लीट पॉजिटिव। लेकिन अब वो रेजोनेंस वगैरह के कंसेप्ट अभी पढ़े नहीं है, तो फिर अभी कंफ्यूजन होगा, इसलिए
प्रैक्टिकल वैल्यूज के बेसिस पर याद। ठीक है, अभी इसको कंप्लीट कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।